हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके YouTube चैनल गुरुकुल दर्पण 60 पर आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से इस समय क्लासेस चल रही हैं, और बल्कि आपके ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी क्लासेस बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर रन की जा रही है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ को नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग गुरुकुल दर्पण 60 में यदि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, पर एक बार विजिट जरूर करके देखें। मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि यहाँ वाकई बच्चों को जो देख रेख की जाती है, बच्चों के लिए जो एक अच्छी व्यवस्थित चीज़ों को यहाँ पर मतलब देखा जाता है, व्यवस्थित चीज़ों को किया जाता है, वो वाकई अपने आप में एक उम्दा है। और बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से टीम यहाँ काम करती रहती है। चाहे वो बच्चों की किसी भी मसले पर कोई बात हो, चाहे किसी भी तरह के कोई स्टडी से रिलेटेड, कोई उनके एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पर एनी टाइम टीम यहाँ पर हमेशा वर्क करती रहती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर क्लास हो जाती है और शाम के लगभग 5 बजे तक यहाँ क्लास चलती रहती है। और इसमें उनका गैप भी होता है, खाना पीना भी होता है, मतलब स्टडी एक बेहतर तरीके से यहाँ पर अच्छी चलती रहती है। मेरा इतना मानना है कि यदि कोई बच्चा केवल स्टडी को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर बैठेगा या फिर यहाँ पर गुरुकुल दर्पण 60 में आएगा, तो मैं इतना मानता हूँ कि वह अपना सिलेक्शन 110% यहाँ से लेकर जाएगा। कुछ बच्चों के मन में फितूर होता है, भूत टाइप का सा होता है कि वो तो खैर घर में भी अगर उसको बंद कर दिया जाए बाहर की तरफ से, तो शायद उसको अपने घर में भी मन ना लगे। तो ऐसा तो हम देखो किसी के मन की तो हम कर नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो यहाँ पर बच्चों को एक बेहतरीन तरीके से, जो उनको हॉस्पिटैलिटी, जो यहाँ पर उन बच्चों की देख रेख, जो यहाँ बच्चों के लिए हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, वो वाकई एक काबिल तारीफ है। और मैं इस चीज़ को मैंने कभी मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करता कभी भी, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो डिज़र्व चीज़ें करता है या जो डिज़र्व करता है किसी चीज़ को, तो उसकी तारीफ करने में भी अच्छा लगता है। यानी कि वो डिजर्विंग है तो करने में क्या जा रहा, और ना करेंगे तो फिर हम बेकार है। ठीक है, जो हम आपको अच्छी चीज़ ना बताएं तो वो भी एक गलती है। एक अच्छा गाइडेंस बहुत कुछ आपको सिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को अभी तक 5 ईयर प्लान, मैं इसलिए 5 ईयर प्लान थोड़ा डीपली करा रहा हूँ और बहुत थोड़े थोड़े उसमें आपको क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ना मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ कराना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक ही केवल फील्ड नहीं है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट, ठीक है, पीसीएस का हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे वो एनडीए, चाहे वो सीडीएस, ठीक है, किसी भी चीज का एग्जाम हो, डेफिनेटली 110% आपको यहां से सवाल मिलते ही मिलते हैं। ये हमेशा इंडियन इकोनॉमी में एक एक्सपीरियंस मेरा नहीं बल्कि तमाम टीचर्स का और तमाम स्टूडेंट का भी रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं आपके 5 ईयर प्लान पार्ट 4 पर। तो देखते हैं इसके अंदर पार्ट 4 में क्या है। जैसे कि आपको पता है मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ और साथ साथ में करंट अफेयर की क्लासेस भी लेता हूँ। बच्चों जैसे ही ये सब काम करा दूंगा मैं आपको, यानी कि ये सब चैप्टर आपको हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपकी एक क्लासेस चलेगी जो कि एमसीक्यूज बेस होगी। और एमसीक्यूज बेस होते ही मैं जहाँ तक मानता हूँ अपने आप में एक बहुत बेहतर क्लास हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये 7वीं पंचवर्षीय योजना ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना रही है
जो कि सबसे बेहतर पंचवर्षीय योजनाओं में से एक मानी जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हालांकि यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर राज आ गया था। राज मतलब यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हो गए थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी नो डाउट कि अपने टाइम में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जो कि इस देश के आज भी वो चीज़ें काम आ रही हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी सहायक आज भी हम देख रहे हैं, और उसके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं और चीज़ों आगे से देखते हैं कैसे क्या है। बच्चों, इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये जो 5 ईयर प्लान है और 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये पूरी तरह से बेस थी रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों के और धर्मों के लोग रहते हैं। जहां पर जिसकी ज्यादा संख्या वहां पर उसी का ही बोलबाला हमेशा देखा जाता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है हमारे देश के लिए, और इसी चीज को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले खत्म करने की कोशिश की कि क्यों ना हम इस भावना को सबसे पहले खत्म करें और इससे आगे बढ़े। बहुत काम होता है जिसको हमें करने में बहुत ही समय लग सकता है, इसीलिए इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इनमें से एक ये था कि जो क्षेत्रीय एक असमानता देखी जाती है, उसी चीज को खत्म करना है। रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना। बच्चों, इसी योजना के दौरान ही भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छे तरह से लोगों के जो कि घर से बेघर होते थे या फिर गरीब कह सकते हैं, और उन गरीब को ध्यान में रखकर यहाँ पर एक सिंपल सी चीज को चलाया गया था। और इसी गरीब ने या इसी गरीबियत को ध्यान में रखकर इस देश के अंदर गरीबों को समाप्त करने का एक जिम्मा भी लिया था, जो कि इंदिरा गांधी ने लिया था अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया, और साथ साथ में वहां पर एक सबसे बेहतरीन जो काम किया था, बच्चों इसे मैं दोबारा से बोल रहा हूं, और वो जो बेहतरीन काम किया था वो ये किया था कि देश के अंदर एक स्टैंडर्ड ईयर को दर्शा दिया गया था। स्टैंडर्ड ईयर क्या होता है? स्टैंडर्ड ईयर एक ऐसा ईयर जहां पर लोग अपने कंपनियों के मन मुताबिक नहीं, बल्कि भारत सरकार ने जो बोल दिया है उसी के आधार पर कंपनियों को काम करना पड़ेगा और लोगों को भी काम करना पड़ेगा। वो कैसे है कि कोई भी पर्सन पर डे वह केवल और केवल 8 घंटे ही काम कर सकता है दिन में, और वह पूरे साल, ठीक है, साल यानी कि ईयर, वह कितने दिन काम कर सकता है? 273 डेज ही काम कर सकता है। तो 272 या 273 डेज ही काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें उसके हॉलीडेज भी हैं, सारी चीजें हैं। और ये सब किसने किया था? ये सब किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने एक और भी काम किया था, और वो था किलो कैलोरी बेस लोगों की एक भूख, यानी कि उस समय पर थी, नीड थी, और वो नीड ऐसी थी कि लोग ना भूखे मर रहे थे और भूखे सो भी रहे थे। और भारत आपको तो जानते ही हैं कि पहले से ही एक जब से आज़ाद हुआ था उसके बाद तो स्थिति थोड़ी सी खराब थी। कभी कोई बाहरी आक्रमण होता था, कभी कोई बाहरी आक्रमण, जैसे कि चाइना का, कभी पाकिस्तान का, कभी बांग्लादेश की छेड़छाड़, ये हमेशा भारत के साथ चलती रही। और कुछ हमारे देश के अंदर भी सत्ता को हासिल करने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चीजें चलती रहती है। इसका शिकार पूरे देश के लोग होते हैं। और जो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लोकतंत्र देश है और बिना लोगों के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी लोगों को साथ लेकर उस काम को करवाते हैं, उस काम को अंजाम दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये वाकई कुछ भी कह सकते हो इस चीज को, ये सत्य है। इसको कोई माने ना माने, झुटलाए या इस पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो ये उनका खुद का अपना पर्सपेक्टिव होगा, जबकि सच्चाई यही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए और क्या किया गया था। हमारे देश के अंदर राजीव गांधी जी ने अपनी माता के नाम पर इंदिरा आवास योजना को शुरू किया था 1985 में। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर जो
कंज्यूमर होते हैं, असल में उनके साथ बहुत धोखाधड़ी होती रहती है। आज भी धोखाधड़ी होती है। जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पर या किसी अमेजोन पर कोई कुछ भी प्रोडक्ट अगर मंगाते हैं तो बड़े इजीली आप उसको वापस भेज देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट। अगर ये नहीं होता तो आप यानी कि जो बिक गया अब नहीं। लेकिन लोकल में वो साफ साफ दिशा निर्देश देते हैं, एक बार खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता। ये उनकी कंडीशन है। वो ऐसा ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई मैं लूंगा नहीं, लेकिन मैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि अब जो लेंगे इसके बावजूद भी तो ये आपकी खुद की मर्जी होगी। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था सेबी को। अब सेबी यानी कि पूरी तरह से एक ऐसा मतलब संस्था भारत सरकार ने बनाया जो कि पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता था, स्टॉक एक्सचेंज को क्या करता था यानी कि संचालन करता था, उसको पूरी तरह से रन करता था। अब यही शेयर मार्केट भी इसी के अंदर इसी के अंतर्गत आता भी है। अब चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका कोई सा भी सेक्टर हो, वह हमेशा कंट्रोल करेगा कौन? सेबी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 1989 जवाहर रोजगार योजना। ये दो तरह से इसको चलाया गया था। जवाहर रोजगार योजना तो शहर के अंदर चलाया गया था और नेहरू रोजगार योजना आपके गांव के अंदर चलाया गया था, और ये बहुत ही अच्छे पैमाने पर इसको किया गया था। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों, इस योजना के आधार पर 5th एनुअल प्लान यानी कि यहाँ पर ये जो इस योजना में किया गया था, यहीं पर ही एक चीज और हुआ था, और वो चीज क्या था? यहाँ पर हमारे देश के अंदर एक बहुत ही कह सकते हैं कि हम टूट से गए थे, क्योंकि यहीं पर दोबारा से एक हादसा हो गया था, और वो हादसा क्या था? राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन हमारे देश के अंदर और भी बहुत सारे बदलाव कि हम इकोनॉमिकली थोड़े वीक होने लगे थे, और वीक इतने हो गए थे कि हमारे पास केवल 4 से 5 दिन तक का ही राशन केवल बच गया था, और बचना मतलब इतने दिन तक ही हम खा सकते थे, इससे ऊपर नहीं। लेकिन हमारी ये योजना पूरी तरह से असफल रही थी, और उसके बाद हमने क्या किया था कि इसे 90 से 1992 तक इस योजना को चलाया था। एनुअल प्लान का मतलब होता है कि 1 वर्ष तक के लिए चलाना, जबकि ये 1 वर्ष तक के लिए चला और ये दूसरे वर्ष के लिए चला, जबकि इसको हम एक ही काउंट करते हैं। और ये जो एक ही काउंट है ये हमारे देश का कौन सेवा है? केवल 3rd। ठीक है, 3rd एनुअल प्लान कब से कब तक? 92 ठीक है, ये 2 साल तक के लिए चलाया गया था, और इसी में ही बहुत ही अच्छे रूप में हमें कुछ और भी प्राप्त हुए थे। अब वो चीज क्या प्राप्त हुई थी ये भी हम देख सकते हैं, और वो क्या है एक बार देख ही लेते हैं। बच्चों, हमारे देश के अंदर 1991 में LPG को लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था। बच्चों, लिबरलाइजेशन क्या है? यानी कि मार्केट को उस उदारवादिता पे रखना जहां पर कठोर चीजें दिख रही थी। जैसे लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया था। लाइसेंस सिस्टम को देश के अंदर से खत्म करना ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजेस था, जो कि खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पर पूरी तरह से एक्शन लिया और पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया। अब लाइसेंस सिस्टम केवल कहां पर रह गए हैं? जैसे कि वेपन्स खरीदोगे तो लाइसेंस है, पेट्रोलियम है तो लाइसेंस है, केमिकल है तो लाइसेंस है, केमिकल की कोई फैक्ट्री खुलती है तो बिना लाइसेंस के नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सारे जो भी काम हो सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे पहली कंपनी जो कि आज 60% देश की पूरी मार्केट पर कैप्चर किए हुए है, और वो है मारुति। ये एक देश की कंपनी थी जिसको बाद में किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया था, और फिर प्राइवेट कंपनी ने किसी विदेशी कंपनी यानी कि जो सुजुकी कंपनी है उसके साथ विलय करके मर्ज करके अपना आराम से काम करते रहे, और आज देखिए बहुत ही बड़े स्तर पर काम कर रही है और विदेशों में भी अपनी कंपनियों को पहुंचा रही है।
ऐसा अगर किसी को लगता है तो भारत सरकार ने कुछ एग्जाम्पल छोड़े हुए हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसी कंपनियों के जैसे जो कंपनियों का यह हाल हुआ है ऐसा उनके साथ भी हो सकता था। अब वो क्या था, जैसे कि डीसीएम, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये डूब रही थी और इसे कोई खरीदने वाला भी नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि आप लोग जानते हैं एचएमटी, इसको भी कोई खरीदने वाला नहीं था, लेकिन भारत सरकार इसमें बदलाव कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, शायद फंड के कारण या किसी और के कारण, या फिर इसे बंद ही करना था। ठीक है। दूसरा है जो कि एक कपड़ा मिल जितने भी हैं बहुत हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट के थे, तो कुछ कपड़ा मिल पूरी तरह से बंद हो गए थे। ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन उन कंपनियों को बेचना जो हजारों करोड़ का फायदा दे रही हो तब बहुत गलत है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने उसको आगे बढ़ाया है। महारत्न जैसी कंपनियों को बेचा जा रहा है, नवरत्न जैसी कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो ये अपने आप में एक शर्मनाक हरकत है, या फिर ये कह सकते हैं शर्मनाक एक कदम है जो इसको उठाया गया है। अदरवाइज अगर कोई कंपनी इनमें से नहीं चलती है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है तो बिल्कुल डेफिनेटली उसको बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि हाल फिलहाल में टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, क्योंकि एयर इंडिया को खरीदने की ये सच में नीड थी, जरूरत थी। अगर ऐसा ना करते तो शायद वो और भी ज्यादा डूब जाते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन, हमारे देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी देश के साथ नहीं होता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमी अब पूरे विश्व के देश की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो गई थी, और पूरे विश्व की इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो जाना, इसी चीज को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो ये था आपका 7th 5 ईयर प्लान, और आगे बढ़ते हैं 8th 5 ईयर प्लान पर। बच्चों 8th 5 ईयर प्लान क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर किया गया था। अब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर किया गया, ये एक अलग ही रूप देखा जाता था। बच्चों ये जो एलपीजी है, जुलाई 1992 ये इसमें एप्लीकेबल किया गया था पूरे देश के अंदर। ठीक है। और एप्लीकेबल मतलब कि इसको पूरी तरह से सुचारू रूप से कर दिया था। हालांकि इसको एप्लीकेबल नहीं, बल्कि यहां पर थोड़ा सा ये है कि हमारे देश के अंदर इसे जुलाई 1991 में ही इसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से अब इसे चलाना ही चलाना है, तो ये स्टार्ट हो गया था 1992 से। उसके बाद सेबी एक्ट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेबी की जो स्थापना थी वह स्थापना 1988 में कर दिया, लेकिन एक्ट जो बनाया गया इसका वह कब बनाया गया? 1992 में इसको एक्ट बनाया गया था। जबकि ये सबसे गलत है कि 1992 में इसका एक्ट बनाया, जबकि सबसे पहले क्या होता है, एक्ट पहले बनता है, उसके बाद चीजों को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। यहाँ पर चीज को पहले स्थापित कर दिया, उसके बाद उसके नियम कानून बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग हुआ था। खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं। 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को चलाया गया था, और उसके बाद 1995 में मिड डे मील को चलाया गया था। अब मिड डे मील जो कि आपका प्राइमरी स्कूलों में लेके पहली से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उनको भोजन मिलता है, जिसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन। ठीक है। और ये भी यहीं पर चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो बच्चों, 9th 5 ईयर प्लान पर चलते हैं। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि एक पूरी तरह से जो एक सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित थी, और साथ साथ में आर्थिक वृद्धि भी देखी गई। अब आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिकल ग्रोथ को आगे बढ़ाना ये अपने आप में एक चैलेंजेस है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। क्लियर सी बात तो ये। अब एक सिंपल सी बात यहां पर हम बात कर सकते हैं दो चीजों में। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट?
दोनों में क्या अंतर? दोनों में अंतर बच्चों बस छोटा सा है और वो आपको समझना है कि क्या चीज है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर देश की ग्रोथ की बात हो रही है, और देश की ग्रोथ में सबसे पहला पॉइंट आता है कि जीडीपी में ग्रोथ होना, दूसरा ट्रिपल पी में ग्रोथ होना, ठीक है। और ये सब चीजें जो होती हैं, रैंक में ग्रोथ होना, ये सब एक इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहां पर किसी भी देश के लोगों की ग्रोथ होना, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि लोगों का विकास कब होता है? जब उनको शिक्षा मिले, हेल्थ मिले, घर मिले, मकान वगैरह, ठीक है, सारी चीजें उनको प्रोवाइड होती है। और शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और साथ साथ में उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत इंक्रीज होती रहती है, दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसी चीज को लोग समझते नहीं है। मैक्सिमम भारत सरकार वर्तमान में भी किस पर ध्यान दे रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, नो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। गलती भारत सरकार की नहीं है। बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड बोला है, और वो वर्ड क्या है कि जब तक लोगों की शिक्षा नहीं होगी, जब तक लोगों का स्वास्थ्य नहीं होगा, तब तक चीजें आगे भी नहीं बढ़ सकती। उसका क्या फायदा कि ग्रोथ करते रहो खामो खागा, लेकिन लोगों का ग्रोथ नहीं होगा तो फिर देश का कहां से ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1997 में जो स्वर्ण जयंती अर्बन रोजगार योजना को चलाया गया था, ठीक है। अब इसको चलाया गया पूरी तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से, ये आज भी चल रहा है, ठीक है। लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि फायदा नहीं, लोग नहीं, इसे भारत सरकार ने भी प्रायोरिटी पर नहीं रखा इस समय, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती रूरल स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये भी चलाया फिर 1999 में। उसके बाद नेक्स्ट है 2000 में प्राइम, यानी कि प्रधानमंत्री, ये यहां पे इसको, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। यहां पर शायद आपको पता होगा, चीजें बदल गई थी, मतलब सरकार बदल गई थी 1998 में, और फिर उसके बाद यहां पर क्या कर दिया था, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ देश के प्रधानमंत्री बने, और फिर उन्होंने ये चलाया था, जो कि इसका आज भी वास्तव में ये योजना चल रही है, और इसे कभी किसी ने रोका ही नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं रोका था, क्योंकि वाकई बहुत अच्छी योजना थी, और अच्छी है, और अच्छी हमेशा रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? ये गांव को ना शहर से जोड़ने का एक सबसे बड़ी योजना रही है, ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं गांव के बाहर तक आपको काली सड़क जो मिलती है वो इसी योजना की देन है। अंदर तक नहीं जाएगी, क्योंकि अंदर जाने पर इसका मतलब समझ लेना, उसी गांव के अंदर अगर सड़क जा रही है तो वह नगर निगम में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001। आपने देखा होगा एक पेंसिल पर एक बच्चा एक बच्ची बैठे रहते हैं, और वो साइन सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, हर किसी का शिक्षा का अभियान चलाया गया था। उसके बाद 1999 में एक फेमा एक्ट चलाया गया, और ठीक इसी प्रकार से 1999 में एक इरडा को बनाया गया। ये तो जानते हैं ना आप, ये बीमा के लिए हमेशा इसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, माफी चाहूंगा भाई कि तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन पढ़ना है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भाई हम माफी चाहते हैं। तो ये चीजें इस योजना में लाई गई थी।